जय हिंद साथियों। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में भी व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। स्वागत है साथियों आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मुंड में। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही आपने पहचाना है। आज भारतीय संविधान के निर्माण क्रम में मैं आपके बीच लेकर आया हूँ भाग 3 और इस भाग 3 के अंतर्गत साथियों बात की जाएगी प्रस्तावना के संदर्भ में। और यकीन मानिए साथियों, संपूर्ण प्रस्तावना आपको वीडियो देखकर ही याद हो जाएगी। इस पूरी प्रस्तावना को आप किस तरह से सूत्र के माध्यम से याद कर सकते हैं। जितने भी प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न बनते हैं उनको हम पूरी प्रस्तावना को समझते हुए चलेंगे। सारे के सारे प्रश्न जो है आपके स्वतः ही समाधित हो जाएंगे। साथियों, जब हम पूरी प्रस्तावना के एक एक शब्द को समझ लेंगे तो इसका फायदा ये होगा कि सबसे पहला जो प्रश्न बनता है प्रस्तावना के संदर्भ में वो बनता है, आपको ऑप्शन में 4 शब्द दे दिए जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो साथियों, प्रस्तावना का हर शब्द आपको याद होना चाहिए। न केवल याद होना चाहिए, इसके अलावा जो शब्दों का जो क्रम है वो भी आपको निश्चित याद होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में शब्दों का क्रम भी पूछ लिया जाता है। हर ऑप्शन में 4 शब्द दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में व्यवस्थित शब्दों का सही क्रम कौन सा है। तो साथियों, आप सभी जानते भी होंगे प्रस्तावना के बारे में, और नहीं जानते हैं जो विद्यार्थी नए हैं उन्हें भी बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रस्तावना जो ये टॉपिक है आपका इस तरह से क्लियर हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद कि आप खुद कहोगे वास्तव में सर ये इतना कठिन हमें लगता था, वास्तव में इतना सरल ये टॉपिक है। तो साथियों, सरल कुछ भी नहीं है, हमारी मानसिकता और लगन इस विषय को सरल बनाता है। चाहे आप किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हो, अगर जब तक आपका उस विषय के प्रति लगन भाव नहीं होगा तब तक साथियों कुछ भी विषय जो है आपके लिए सरल नहीं है। तो साथियों, आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप IAS लेवल की तैयारी कर रहे हो, RS की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान पुलिस की, रिट की, पटवारी की, नो मैटर, चाहे आप रेलवे, SSC किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो साथियों, ये जो प्रस्तावना है आपको हर चीज आपको समझनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप एक निजी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको जो है एकदम सरल सा प्रश्न पूछ लिया जाएगा। हर परीक्षा में इस प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न आपके आगामी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। इसके पीछे कारण है साथियों, क्योंकि 26 जनवरी 2020 से प्रार्थना सभाओं में इस प्रस्तावना का वाचन अनिवार्य कर दिया गया है और ये आशा की गई है सभी नागरिकों से कि उन्हें ये प्रस्तावना मुख्य ज़बानी याद भी हो। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज के अपने इस अध्याय की, जिसका शीर्षक है प्रस्तावना।
तो चलिए साथियों, प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अब देखिए साथियों, सबसे पहला जो अहम प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि ये प्रस्तावना क्या है। व्हाट इज प्रीएम्बल? ये इसका अंग्रेजी नाम है प्रीएम्बल, और इसको साथियों उद्देशिका भी कहा जाता है। अगर आपकी परीक्षा में उद्देशिका शब्द दिया गया हो प्रश्न में, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उद्देशिका का मतलब ही प्रस्तावना है। अब देखिए, प्रस्तावना क्या है? व्हाट इज प्रीएम्बल? इसके बारे में आप समझ लीजिए साथियों, क्योंकि अगर इस तरह का प्रश्न आएगा तो वो वाक्यों के रूप में आएगा। आपको 4 कथन दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि प्रस्तावना क्या है। अब आप अच्छी तरह कंसंट्रेट होकर, एकाग्रचित होकर पूरे वीडियो को सुनिए। हर चीज को आप समझने का प्रयास कीजिए। एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो पॉज करके आप पीछे जाकर दोबारा भी देख सकते हैं साथियों, सुन सकते हैं। देखिए साथियों, जब संविधान सभा का गठन किया गया था और संविधान सभा की बैठकें आयोजित होनी प्रारंभ हो गई थी, तो सभी सदस्यों के मन में एक प्रश्न था कि ये जो संविधान हम बनाएंगे, इस संविधान के क्या उद्देश्य होंगे, इस संविधान का स्वरूप कैसा होगा, संविधान का स्रोत, सोर्स क्या होगा, संविधान में हम नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्रदान करेंगे, कौन कौन से कर्तव्यों का पालन हम नागरिकों से करवाएंगे। इन सब चर्चाओं का होना वाजिब था साथियों। और आप जानते हैं, जब भी हम किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो एक बार जो प्रारंभ की जो अवस्था होती है वो सबसे कठिन परिस्थिति होती है। एक बार प्रारंभ होने के बाद में तो कार्य व्यवस्थित प्रारंभ हो जाता है। तो सभी साथियों के मन में यही चर्चाएं थी कि किस तरह से हम हमारे संविधान का निर्माण करेंगे, क्या हमारे संविधान का उद्देश्य होगा, क्या हमारे संविधान में शक्ति का स्रोत होगा, क्या हमारे संविधान का स्वरूप होगा। तो इन सभी चर्चाओं के चलते पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। और 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया साथियों, यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना का आधार बना। इस उद्देश्य प्रस्ताव पर संविधान सभा के सदस्यों ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति दी थी। प्रारूप समिति ने इस प्रस्तावना को फरवरी 1948 में स्वीकार किया तथा भारतीय संविधान निर्मात्री सभा ने 17 अक्टूबर 1948 को अंतिम रूप से प्रस्तावना को अपनी स्वीकृति दे दी। तो साथियों, ये जो बिंदु हैं जो मैंने आपको बताए, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं और महत्वपूर्ण बातों को मैं ब्लैक बोर्ड पे भी लिखूंगा, आप अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, एक बात और भी है विशेष बात यह है कि प्राय हम देखते हैं कि दुनिया के अलग अलग देशों के, सभी देशों के संविधान हैं, राजतंत्र है, तो उनके भी कुछ ऐसे संवैधानिक नियम हैं जिनके तहत जनता को अपना दैनिक कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से चलाना पड़ता है, उन नियमों को फॉलो करना पड़ता है। तो साथियों, जब सभी देशों के संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख प्रारंभ में है, तो दुनिया का एकमात्र हमारा ही देश ऐसा है जिसमें प्रस्तावना को सबसे बाद में जोड़ा गया है। तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है कि भारत का संविधान ही विश्व का एकमात्र ऐसा संविधान है
जिसमें उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान में सबसे अंत में जोड़ा गया है। बाकी सभी देशों के संविधानों में प्रस्तावना को प्रारंभ में शामिल किया गया है। तो देखिए प्रस्तावना क्या है, मैं आपको बताता हूं साथियों। प्रस्तावना है संविधान के आदर्श क्या होंगे। संविधान के उद्देश्य क्या होंगे। संविधान का स्वरूप क्या होगा। संविधान में नागरिकों के कर्तव्य क्या होंगे। संविधान में नागरिकों को प्रदान किए गए अधिकार क्या होंगे। इन सभी प्रश्नों का जवाब है प्रस्तावना, जिसे कहा गया है संविधान की आत्मा। अब किन विद्वानों के द्वारा संविधान की प्रस्तावना को किस किस नाम से संबोधित किया गया है, कौन सी अभिव्यक्तियां प्रस्तावना के संदर्भ में दी गई हैं, उन सब की हम चर्चा करेंगे। यहां आपको ये तथ्य ध्यान में रखने हैं कि प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना है संविधान के आदर्श क्या होंगे, संविधान के उद्देश्य क्या होंगे, संविधान का स्वरूप क्या होगा, संविधान में नागरिकों के कर्तव्य क्या होंगे और संविधान में नागरिकों को प्रदान किए गए अधिकार क्या होंगे। तो ये देख लीजिए आप साथियों अच्छी तरह से। तो किसी भी देश के संविधान की प्रस्तावना के जो मूल आधारभूत तत्व होते हैं वो यही होते हैं। ये आप सारे के सारे ध्यान में रखिए। अब देखिए साथियों, इसके बाद में अपन बात करेंगे अगर आपने नहीं भी लिखे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। अब देखिए सबसे पहली जो बात आती है सर्वप्रथम वो आती है प्रस्तावना को याद करना। साथियों एकदम क्रमबद्ध रूप से मैं आपको इस प्रस्तावना के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इसके बारे में जानकारियां बहुत हैं, साहित्यिक जानकारियां भी बहुत हैं। तो क्रम से इस चीज को अगर आप समझोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर अव्यवस्थित रूप से इस संविधान की प्रस्तावना को बताया जाएगा तो साथियों आपके समझने में भी दिक्कत होगी और हमारा समय भी ज्यादा जाया होगा। तो देखिए प्रस्तावना को याद करने का जो है शॉर्ट एंड स्वीट तरीका वो आप अच्छी तरह ध्यान में रखिए। अब देखिए इस प्रस्तावना को जो मैं लिख रहा हूं इसके माध्यम से आपको सारी प्रस्तावना याद हो जाएगी। देखिए साथियों, इसमें
सबसे पहले मैं लिख रहा हूं हम भारत के लोग भारत को एक। सबसे पहली लाइन जो है ये आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि ये एकदम प्रारंभिक शब्द है। सबसे पहले साथियों मैं आपको प्रस्तावना याद करने का तरीका बता रहा हूं। इसमें जो शब्द है हम भारत के लोग, इसका क्या तात्पर्य है, ये जो शब्द है प्रारंभिक शब्द कौन से संगठन से लिए गए हैं, उस संगठन के द्वारा कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं, इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं साथियों। हम चर्चा कर रहे हैं सबसे पहले कि आपको पूरे भारत के संविधान की प्रस्तावना किस तरह से याद की जाए। आप जब तक याद नहीं करेंगे उसके बाद में ही आप सारे प्रश्नों का समाधान कर पाएंगे। बिना याद किए आप प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएंगे साथियों। तो सबसे पहला देखिए ये वाक्य जो है आपको ध्यान में रखना है, हम भारत के लोग भारत को एक। हम भारत के लोग हैं और भारत को एक। अब देखिए इसके बाद में है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये पूरी की पूरी लाइन है। ये दूसरी लाइन मान लीजिए आप पूरी की पूरी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखिए साथियों पहली लाइन आपको याद करनी है, हम भारत के लोग भारत को एक। आपको पूरी प्रस्तावना याद करवाएंगे, समय कोई महत्व नहीं रखता है। प्रस्तावना के संदर्भ में एक भाग और बना दिया जाएगा, ये कोई महत्वपूर्ण इश्यू नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आपको 30 मिनट की वीडियोस में जो है इस तरह से उलझा दिया जाए कि थोड़ी बहुत जो प्रस्तावना के बारे में आप जानते थे वो चीजें भी आपके दिमाग से निकल जाए। तो देखिए साथियों पहला वाक्य आप याद रखिए। दूसरे वाक्य का देखिए साथियों सूत्र बनाते हैं हम। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का सूत्र बना लीजिए एस। एस से चालू होता है ये शब्द, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये एक शब्द है। समाजवादी का भी एस से चालू होता है, पंथ निरपेक्ष का होता है पी से, और लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये है लोकतंत्रात्मक, और जी से हो गया गणराज्य। तो देखिए साथियों ये दूसरी जो लाइन है वो आपको याद हो गई, एस एस पी एल जी। एस एस पी और एल जी। एसएसपी का आप कोई भी फुल फॉर्म बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एक वाक्य शब्द बताता हूं इससे, श्याम सुंदर पारिक या श्याम सुंदर पंडित। यह शब्द मैंने अभी आपके सामने ही उत्पन्न किया है इस शब्द को। इससे पहले मेरा कोई ऐसा नियोजित प्रयास नहीं था कि इसका नाम क्या बनाया जाएगा। तो साथियों एसएसपी का नाम है श्याम सुंदर पारिक। तो श्याम सुंदर पारिक जी जो है वो टीवी लेके आए घर पे। अब आपको दिख रहा होगा कौन सा टीवी लाए हैं, ओनिडा का लाए हैं, वीडियोकॉन का लाए हैं, फिलिप्स का लाए हैं या एलजी का लाए हैं। तो श्याम सुंदर पारिक जी जो है वो कौन सा टीवी लेके आए हैं, आपको साफ साफ दिख रहा है, वो टीवी लेके आए हैं एलजी का। ये लो साहब ले आए। तो आपको दूसरी जो पंक्ति है वो पूरी तरह याद हो जानी चाहिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये देखियो साथियों मैंने आपको बताया था कि सूत्र आप वहां याद कीजिए जहां आपको बहुत सारी जानकारियां सूत्र के माध्यम से याद हो जाएं और परीक्षा की दृष्टि से आप एकदम अपने आप को सहज महसूस भी करें। तो ये जो है, ये जो शब्द जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो संविधान के
स्वरूप को बताते हैं साथियों। इसकी अपन आगे चर्चा करेंगे, बाकायदा आपको टेबल बना के सारी चीज बताई जाएगी कि संविधान का स्रोत कौन है, संविधान का स्वरूप कौन कौन से शब्द हैं, संविधान के उद्देश्य कौन कौन से शब्द हैं। पहले साथियों आप पूरी प्रस्तावना को तो ध्यान में रखिए। तो देखिए आप, एस का हो गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरे एस का मतलब है समाजवादी। अब आप कहोगे कि सर पहले वाले एस का मतलब समाजवादी शब्द ध्यान में आ गया तो क्या करेंगे, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप बड़े को पकड़िए, सबसे बड़ा आएगा सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद में समाजवादी, तीसरा आएगा पी, पी का है पंथ निरपेक्ष, और लास्ट में एल जी है। एल का मतलब है लोकतंत्र, तंत्रात्मक, और जी का मतलब है गणराज्य। आशा है आपको ये दूसरी लाइन पंक्ति याद हो गई होगी। अब देखिए साथियों, अगला आप एक शब्द और लिख लीजिए, बनाने के लिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके सभी नागरिकों को, ये लाइन जो है ये आप याद कर लीजिए साथियों, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके सभी नागरिकों को। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके सभी नागरिकों को। तो देखिए साथियों, इसमें आप ये मान लीजिए कि ये हमने जो है एक पैराग्राफ लिखा है। जैसे मान लीजिए ये एक पूरा जो है वो पैराग्राफ है, 3 लाइनों का हमने लिख दिया है। अब इसको आपको याद करना है, तो इसमें आपको याद क्या करने हैं, ये शब्द याद करने हैं साथियों। पहला शब्द ये है, दूसरा समाजवादी है, तीसरा पंथ निरपेक्ष है, चौथा लोकतंत्रात्मक है, पांचवा है गणराज्य। और ये जो पांचों के पांचों जो शब्द हैं 1 से लेके 5, ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो संविधान की प्रस्तावना के स्वरूप को दर्शाते हैं। जैसे प्रश्न आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान के स्वरूप को दर्शाता है, या फिर संविधान में उल्लिखित शब्द नहीं है। ये तो आप सभी जानते हैं, ये प्रश्न तो निश्चित रूप से पहला प्रश्न यही बनता है। तो ये जो पांचों जो शब्द हैं 1, 2, 3, 4 और 5, ये संविधान के स्वरूप को दर्शाते हैं। और हम भारत के लोग जो हैं, इसकी आगे अपन बात करेंगे। ये साथियों, ये जो शब्द है हम भारत के लोग, ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है संविधान के स्रोत को। संविधान का जो स्रोत है, सोर्स है, जिसको सुप्रीम शक्तियां दी गई हैं, जो है भारत की जनता, हम भारत के लोग। तो आशा है आपको ये इतनी पंक्तियां याद हो गई होंगी। भारत को एक, ये पांचों शब्द याद कर लीजिए, बनाने के लिए तथा इसके सभी नागरिकों को। इसके आगे अपन और बढ़ते हैं साथियों। इनका तात्पर्य मैं अभी आपको सारे के सारों का मतलब बताऊंगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है, समाजवादी का अर्थ क्या है, पहले प्रस्तावना पूरी कर लेते हैं साथियों। अब देखिए साथियों, मैं इसको मिटा रहा हूं, तब तक मैं एक बार आपके बीच वापस दोहरा रहा हूं ये लाइनें। आप एक बार पुनः स्मृति में ले आइए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को, ये 3 पंक्तियां आपने पढ़ी हैं, समस्त नागरिकों को। इसके बारे में देखिए साथियों, अगली जो पंक्ति है, सामाजिक, आर्थिक और
राजनीतिक न्याय। अच्छी तरह आप समझ लीजिए, प्रारंभ की 3 पंक्तियों में साथियों संविधान के स्वरूप को दर्शाने वाले 5 शब्दों की जानकारी मिलती है। वो आप सारे के सारे स्वरूप दर्शाने वाले शब्द आपको याद हो गए होंगे। श्याम सुंदर पारिक जो है वो क्या लेके आए? LGTV लेके आए। एस का मतलब है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरे एस का मतलब है समाजवादी, तीसरे अक्षर P का मतलब है पंथ निरपेक्ष, LG का मतलब है, L का मतलब लोकतंत्रात्मक है और G का मतलब है गणराज्य। तो साथियों आपको आशा करता हूं एकदम कंठस्थ रूप से याद हो रहे होंगे सारे के सारे शब्द, और आप इसको लगातार याद कीजिए साथियों, क्योंकि अगर आपने एक बार प्रस्तावना याद कर ली और फिर इसको कई दिनों तक नहीं स्मृति में लाए तो आप निश्चित रूप से साथियों भूल भी सकते हो। और ये सूत्र जो है वो आप एकदम कंठस्थ याद कीजिए पहले, ताकि परीक्षा के समय आप इन शब्दों का व्यवस्थित अगर क्रम पूछा जाए तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं हो। क्योंकि साथियों मेन उद्देश्य जो है वो हमारा जो मेन लक्ष्य होना चाहिए वो है सफलता। ये महत्व नहीं रखता है कि आपको ज्ञान कितना है और आप ज्ञान को किस तरह से अभिव्यक्त करते हैं। मेन साथियों जो सबसे मेन जो आपका टारगेट जो होना चाहिए वो है कि आप किस तरह से उस चीज को अपनी स्मृति में रखें कि आपको जो जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उस लक्ष्य को आप भली भांति प्राप्त कर सकें। शुभकामनाएं सभी को। अब देखिए साथियों इसमें जो है पंक्ति जो है इसमें SAR न्याय, ये आप याद रखिए इस पंक्ति को। SAR और न्याय। S का मतलब हो गया सामाजिक, A का मतलब हो गया आर्थिक और राजनीतिक का मतलब हो गया R। अब आप कहोगे आर्थिक को तो इकोनॉमिक बोलते हैं, सामाजिक को सोशल बोलते हैं और राजनीतिक को जो है वो पॉलिटिकल बोलते हैं। ऐसा नहीं है साथियों, ये जो सूत्र बनाया गया है ये हूबहू हिंदी शब्द को आधार बनाकर ही बनाया गया है। सामाजिक SAMAJIK, तो S से चालू हो गया, आर्थिक है ARTHIK, आर्थिक हो गया, और राजनीतिक का है RAJINITIK। तो इसी शब्द के आधार पर जो है इनका सूत्र बनाया गया है SAR। अब देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है, कई बार जो होते हैं विद्यार्थी जो है सर की स्पेलिंग वैसे तो SIR होती है साथियों, आप सभी जानते भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो आपके केवल दिमाग में फीड करना चाहता हूं कि आप कभी भी ये क्रम भूले नहीं। तो मैं जो है छोटा था तब अधिकतर जो है स्पेलिंग में SIR की जगह SAR लिख देता था और कई बार मुझे डांट भी पड़ी है। ये गलत बात नहीं है, हालांकि ये बात सही है। 1-2 बार मुझे डांटा भी गया है कि सर की स्पेलिंग तो सही लिखा करो, सारा प्रार्थना पत्र आप एप्लीकेशन सही लिखते हो, ये सर की स्पेलिंग गलत क्यों लिखते हो? रेस्पेक्टेड की आप सही लिखते हो तो रेस्पेक्टेड के आगे सर लगता है तो SAR क्यों लिखते हो? पर आपको यहाँ पर SIR ध्यान में रखना है, नाम आपको सही ध्यान में रखना है SAR, लेकिन SIR नहीं ध्यान में रखकर आपको ध्यान में रखना है SAR। और आगे क्या है? न्याय। तो सर मैं हो गया यहाँ पर सर, और मैं आपके साथ निश्चित रूप से न्याय करूंगा साथियों। आप मेरे YouTube चैनल के सभी वीडियोस को अच्छी तरह देखिए, निश्चित रूप से आपके साथ न्याय होगा। और वो न्याय क्या होगा? वो न्याय आपको सफलता दिलाएगा। जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसके प्रति आपको न्याय कब मिलेगा? जब आप अपने लक्ष्य को भेदने में सफल हो जाएं तो आपको न्याय की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसका एक तात्पर्य ये भी हो सकता है कि न्याय मिल गया मतलब बात का सार निकल गया। SAR, वैसे तो सार का तो SAAR होता है, तो कई साथी ये भी लगा सकते हैं अपना दिमाग कि न्याय मिल गया, न्याय मिल गया मतलब बात को सार निकल गयो, तो बात का सार निकल गया मतलब न्याय मिल गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से प्रकार के न्यायों का उल्लेख किया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये क्रम आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। संविधान की प्रस्तावना में कौन से न्याय का उल्लेख नहीं है तो ये तीनों दे देगा।
एक आपको अलग दे देगा। ध्यान से सुनिए साथियों, या फिर ये तीनों ऑप्शन में आएंगे, सब में कभी किसी ऑप्शन में आर्थिक पहले आ जाएगा, किसी में राजनीतिक पहले आ जाएगा, तो आपसे पूछेगा कि व्यवस्थित क्रम क्या है। तो व्यवस्थित क्रम क्या है, सार निकल गया ना आएगा, तो SAR, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आगे बढ़ते हैं साथियों। तो आ गया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यहां तक अब पहुंच चुके हैं। इसके बाद में देखिए अगली जो पंक्ति आती है वो है विचार, अभिव्यक्ति। क्रम याद करते चलिए साथियों, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता। अब कई साथी सोच रहे होंगे ये पंक्ति तो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई है, तो सर बोर्ड क्या छोटा पड़ गया है? नहीं सर, आपके लिए याद करने के हिसाब से ही ये बात लिखी गई है साथियों। देखो, इस पंक्ति का प्रारंभ होता है विचार से, फिर दूसरा शब्द जो है वो है अभिव्यक्ति, तीसरा शब्द है साथियों विश्वास, चौथा है धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, पांचवा शब्द है प्रतिष्ठा व अवसर की क्षमता। देखिए साथियों, एकदम आसान है ये भी। इसका सूत्र है, इस पंक्ति का सूत्र हो जाएगा V से विचार, A से अभिव्यक्ति, W से विश्वास। वाव, हम जब खुश होते हैं, कोई ऐसी चीज हम देख लेते हैं जो हमारी कल्पना से परे होती है, तो हम बोलते हैं वाव, या अगला व्यक्ति ऐसा कार्य कर देता है जिसे हम काफी समय से कर रहे थे लेकिन हम नहीं कर पाए, या ऐसा कोई चमत्कारिक कार्य कर देता है, जादूगर जादू दिखाता है, तो हम देखते रह जाते हैं जादू और बोलते हैं वाव। तो VAW, इसको आप वाव कह सकते हैं। इसके बाद में आ जाएगा धर्म, वाव धर्म, तो यहां पर आ गया। और उपासना की स्वतंत्रता के संदर्भ में आप ले लो उपासना की स्वतंत्रता, और डैश डाल के एक और कर दो प्रतिष्ठा और अवसर की स्वतंत्रता। तो ये जो इसकी दो पंक्तियां भी बनाई जा सकती थी साथियों, ये आप सभी जानते हैं। अपन ने एक ही पंक्ति बनाई है, वाव धर्म, मतलब वास्तव में क्या धर्म है, वाव। तो V से विचार, A का अभिव्यक्ति, W का विश्वास, और ये हो गया धर्म, वाव धर्म। इसके बाद में है अस, अस माने अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं अस, अस माने होता है हम, US, एस माने हम हो गया। और हमें क्या चाहिए, हमें पास चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और हमें एक निश्चित स्थान से निश्चित स्थान तक जाने के लिए पास की जरूरत होती है। तो आप वैसे तो साथियों पास की स्पेलिंग PASS होती है, तो क्या आप PAS नहीं पढ़ सकते क्या, ताकि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए? तो हमें क्या चाहिए, पास चाहिए, अस पास, ठीक है। तो U का मतलब हो गया उपासना, S का हो गया स्वतंत्रता, P का मतलब हो गया प्रतिष्ठा, ये हो गया अवसर, और ये हो गया क्षमता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। अब देखिए साथियों, एक तरीके से आप और भी समझ सकते हैं इस बात को। जैसे आप कह रहे हो सर सूत्र थोड़ा सा कठिन हो रहा है, तो सर आपको कोई गलत कठिन की दृष्टि से नहीं बता रहे हैं, आप 2-4 बार इसको स्मृति में लाओगे, आप कभी नहीं भूलोगे। अब देखिए साथियों, एक तरह की और भी बात है कि सबसे पहले कोई बात आपके दिमाग में आती है, सबसे पहले आप विचार करते हो, या बिना विचार किए आप अपनी बात को अभिव्यक्त कर देते हो किसी के भी सामने। तो आप सभी समझदार साथी हैं, विद्वान गण हैं। तो साथियों सबसे पहले आप विचार कीजिए, विचार कीजिए
विचार करने के पश्चात आप उस चीज को अभिव्यक्त कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए। तो विचार के बाद में आता है अभिव्यक्ति। और अगर आपकी अभिव्यक्ति में दम होगा तो लोग आपका विश्वास करेंगे। देखिए साथियों, ये एकदम क्रमबद्धता के रूप में है। सबसे पहले व्यक्ति के मन में विचार आएगा, विचार आएगा तो वो उस विचार की अभिव्यक्ति करेगा, और अभिव्यक्ति करने के पश्चात लोग उसमें विश्वास जागृत करेंगे। लोगों को उसकी बातों में विश्वास होगा। वो झूठ किस हिसाब से बोल रहा है या सच बोल रहा है वो अगले की बात है, लेकिन लोग उस पर विश्वास जरूर करने लग जाएंगे। विश्वास हो गया तो ये जो 3 शब्द हैं ये आप इस आधार पर भी याद कर सकते हैं। इसके बाद में धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यूएस। ये देखो, ऊपर वाली लाइन तो मैंने इसी तरह से आपको बता दी। वाव का मतलब क्या है? सबसे पहले विचार, फिर अभिव्यक्ति, फिर विश्वास, उसके बाद में है धर्म, उसके बाद में है उपासना की स्वतंत्रता, और लास्ट में है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो ये देखिए साथियों, आपको याद होगी सारी की सारी लाइनें। अब इसके आगे चलते हैं अपन। थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं ताकि हम एकदम खुला खुला आपके सामने सारी बात को रख सकें। तो देखिए साथियों, अब तक की सारी जो है प्रस्तावना आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। ये जो अपन ने बात की थी, ये की थी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसके अलावा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा तथा अवसर की क्षमता। यहां तक अपन ने बात कर ली है। इसके बाद है प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता। इसके बाद में आप लिखिए प्राप्त कराने के लिए। प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, यहां लिख लीजिए तथा उन सब में भी। इस तरह से आप लिख लीजिए साथियों, याद करने के हिसाब से बहुत ही सही है ये। उन सब में भी। अब अपनी बात करेंगे अपन, जिसमें सूत्र लगेगा व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता। एक बार इस तरह से आप लिख लीजिए पूरी बात को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। अच्छी तरह आप इस बात को ध्यान में रख लीजिए। अब देखिए, यहां से अपन ने बात चालू की है। अपन ने अब तक की संविधान की प्रस्तावना में क्या पढ़ा है? हम भारत के लोग भारत को एक SSPLG संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य SSPLG बनाने के लिए तथा इसके नागरिकों को SAR सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, VAW विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और US उपासना की स्वतंत्रता। इसके बाद में थी PAS
प्रतिष्ठा और अवसर की समता। यहां तक आपके सब समझ में आ गया है साथियों। बार बार दोहराने का उद्देश्य यही है कि आपको प्रस्तावना याद हो जाए। पहला काम साथियों, आपको प्रस्तावना याद होना जरूरी है। बहुत सारी बातें हैं, आप ये मत सोचिए कि बातें नहीं है, बहुत बातें हैं। हम अगले वीडियो में कर लेंगे बातें, उससे अगले में भी कर लेंगे, ये कोई इश्यू नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है इसकी। शर्त ये है कि आप आधी घंटे की जगह 1 घंटे को पढ़कर अगर प्रश्न सही करते हैं तो वो सबसे महत्वपूर्ण है साथियों। और सारी चीज आपके बीच में प्रदर्शित की जाएगी, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए सभी नागरिकों को हम जो है ये विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में भी मतलब जितने भी अपन ने ऊपर पढ़े हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा व अवसर की क्षमता, इन सब में भी व्यक्ति की गरिमा, इसमें देखिए सूत्र आता है वीजी, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता, इसमें सूत्र आएगा राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र हो गया आर, एकता हो गया ए से ए के टी ए, और अखंडता हो गया ए से अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता को ये आप ध्यान में रख लीजिए, सुनिश्चित करने वाली, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ये शब्द आपको ध्यान में रखना है। तो इस शब्द को जो है आप यहां जोड़ सकते हैं साथियों, इस तरह से कर सकते हैं, आर ए ए बी, रब बन गया। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। तो ये रब आ गया साथियों। गाने के माध्यम से आपके बीच में इस शब्द की उत्पत्ति की है मैंने, आर ए और बी। तो आर ए का मतलब हो गया राष्ट्र, ए का मतलब हो गया एकता, और अगले का हो गया अखंडता। और ये जो बंधुता जो शब्द है, इसके लिए हमने जोड़ दिया बी। तो क्या बन गया साथियों, आर डबल ए बी, रब। तो जाहिर सी बात है, इतनी प्रस्तावना आपको याद हो गई होंगी। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में भी व्यक्ति की गरिमा वीजी तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता आर ए को सुनिश्चित करने वाली बी, बंधुता बढ़ाने के लिए। अब इसके आगे बात करेंगे अपन, बढ़ाने के लिए। देखिए आप आगे, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, ये आखिरी पंक्तियां हैं, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, देखिए प्रस्तावना में संविधान निर्माण की कौन सी तिथि का उल्लेख मिलता है। तो साथियों तिथियां बहुत हैं, हम किस तिथि में ज्यादातर उलझते हैं, वो है 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। तो प्रस्तावना में देखिए कौन सी तिथि है, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949। अब देखिए साथियों, अब आपने तारीख ध्यान में रख ली है, एक बात ध्यान में रखिएगा, इसके आगे ईस्वी भी है। अब आप कहोगे ईस्वी से क्या फर्क पड़ता है, 26 नवंबर 1949 याद है तो सर कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कतें पूछ कर नहीं आती है साथियों, दिक्कतें आकस्मिक रूप से खड़ी हो जाती है सामने, और हम क्या नाम देते हैं, ये सर्विस हमारे भाग्य में थी नहीं, हमें कहां मिलती। तो कर्म कहां किया आपने, कर्म नहीं किया आपने,
आपने ये ईस्वी नहीं देखा आगे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें ऑप्शन आ जाता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सी तिथि का उल्लेख है। ऑप्शन में आ जाएगा 26 जनवरी 1950, या आ जाएगा 26 जनवरी। एक मिनट में आपको समझाने की दृष्टि से बता रहा हूं कि आप एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए साथियों। एक भी शब्द इधर उधर हुआ, चूक गया, तो हो सकता है आपकी परीक्षा में जो परीक्षा लेने वाला है वो इन शब्दों को माध्यम बनाकर ही प्रश्न पूछ डाले। वो ये सोचता हो कि प्रश्न क्या क्या बनते हैं वो तो सभी विद्यार्थी तैयारी कर ही चुके हैं, क्यों ना उनको इस तरह से फंसाया जाए कि संबंधित विद्यार्थी को सारी की सारी प्रस्तावना का एक एक शब्द व्यवस्थित याद है या नहीं है। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी, एक दे देगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी, एक दे देगा 26 जनवरी 1950 और एक दे देगा 26 नवंबर 1949। हम देखते हैं यार ये क्या प्रश्न बनाया। इतनी सारी जानकारियां हमने प्राप्त की थी, सभी तथ्य हमने याद किए, सारी प्रस्तावना को भी याद कर डाला, वीडियो भी बहुत बार देख लिया। अब ये दिक्कत कहां से आ गई? ये तो वही समस्या होगी, पिछली बार तैयारी कम थी तब भी हम उलझ गए और अब भी हम उलझ रहे हैं। तो उलझने की बात नहीं है साथियों, इसमें आपको ध्यान में रखना है कि ये ईस्वी जो है ये संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है। अगर देखिए साथियों यहाँ पे ये ईस्वी वाला मामला नहीं चलता तो 26 नवंबर 1949 भी हो सकता है। मैं आपको बेवजह कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, नहीं आपको डराना चाह रहा हूँ, मैं आपको एक वास्तविक हकीकत से रूबरू करवा रहा हूँ। अगर यहाँ पे ऑप्शन में ईस्वी नहीं होता तो आप 26 नवंबर 1949 कर सकते थे और आप सफल भी हो जाते, आप पास हो जाते, बहुत सही निर्णय लेते आप। लेकिन चूंकि ईस्वी दे रखा है एक ऑप्शन में, एक ऑप्शन में ईस्वी नहीं है, मतलब अगला आपसे पूरी तरह प्रस्तावना के बारे में जानना चाह रहा है कि आपको शब्द का बोध है या नहीं है। तो ध्यान में रखिएगा इस चीज को आप अच्छी तरह कि तारीख क्या दे रखी है साथियों, 26 नवंबर 1949 ईस्वी। अब देखिए इसके बाद में है आगे जो है वो तिथि का हिसाब भी दे रखा है। इसके आगे लिखा हुआ है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, फिर कोमा डाला हुआ है संवत 2006 विक्रमी और कोष्टक बंद। देख लीजिए अच्छी तरह से क्या क्या चीजें हमें दे रखी हैं। सबसे पहले हमें तिथि दे रखी है, आज मतलब जिस तिथि को संविधान अंगीकृत हो गया था, विनियमित हो गया था, आत्मार्पित हो गया था, जिस दिन बन गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी। इसके आगे हमें दे रखी है कोष्टक में 26 नवंबर 1949। ये तो आपको तिथि का पता चल गया, वर्ष का पता चल गया। अब ये जो है कि कौन सा माह के हिसाब से तो है मिति मार्गशीर्ष माह। कौन सा पक्ष, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष? तो ध्यान में रखिएगा शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की कौन सी तिथि? सप्तमी। तो इसमें भी आपको ध्यान में रखना है इस तरह की तिथि भी आ सकती है। तो ये शब्द भी दिया हुआ है, मिति का मतलब होता है साथियों तिथि। मार्गशीर्ष जो है ये महीना आ गया। हर महीने के दो पक्ष होते हैं, आप सभी जानते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। मार्गशीर्ष हो गया महीना, ये हो गया पक्ष शुक्ल, और ये होगी पक्ष की तिथि, क्योंकि दोनों जो पक्ष होते हैं वो एक पखवाड़े के होते हैं, 15-15 दिन के। तो ये जो है शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि आ गई। और अगर इस तरह से दिया जाए तो 26 नवंबर 1949 आ जाएगा। अब देखिए साथियों, इस तरह का प्रश्न भी आपकी परीक्षा में बन सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान निर्मित किए जाने की तिथि दी गई है। ऑप्शन में आ जाए संवत 2006 विक्रमी, संवत 2008 विक्रमी, संवत 1949 विक्रमी, या फिर आपको शक संवत दे सकता है कि शक संवत के हिसाब से कौन सा वर्ष बनता है 1949, विक्रम संवत के हिसाब से कौन सा बनता है। तो समझ लीजिए आप, सही उत्तर आएगा संवत 2006 विक्रमी। अब साथियों आप सोच रहे होंगे कि ये क्या मतलब है, संवत 2006 का क्या है ये सिस्टम, ये समझ में नहीं आ रहा है हमें। तो संवत आप सभी जानते हो
विक्रमी जो है वो है विक्रम संवत के संदर्भ में। ये विक्रम संवत है, संवत 2006। अब 2006 कैसे आया साथियों? 1949 था तत्कालीन वर्ष, उस समय जो वर्ष था 1949 था। विक्रम संवत की जानकारी के संदर्भ में देखिए साथियों, ये जो संवत है 57 ईस्वी से संबंधित है ये। तो जो भी वर्तमान वर्ष होता है उसमें हम 57 जोड़ेंगे तो हमें वो वर्तमान वर्ष विक्रम संवत के रूप में नजर आएगा। तो 57 अगर आप जोड़ोगे तो इसमें देख लीजिए बन जाएगा 2006। अब जैसे अपन बात करते हैं वर्तमान वर्ष है 2020। देख लीजिए आप अच्छी तरह, वर्तमान वर्ष 2020 है। अगर वर्तमान वर्ष को विक्रम संवत में लिखा जाएगा तो इसमें 57 जोड़ दिए जाएंगे। तो आप देख लीजिए, किसी भी पृष्ठ को आप पढ़ते हो, अखबार में पढ़ते हो तो उसमें ये दिया होता है संवत 2077 विक्रमी। तो वर्तमान जो वर्ष है वो विक्रम संवत की दृष्टि से चल रहा है 2077। आप समझ गए होंगे अच्छी तरह इस तथ्य को। तो ये सारी जो बातें हैं वो हमें ध्यान में रखनी है। अब देखिए साथियों, इसके बाद दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को, इसके बाद में आएगा संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को, अब ये 3 शब्द जो है आखिरी शब्द, ये आपको ध्यान में होना चाहिए साथियों कि एतद द्वारा इस संविधान को, सबसे पहला जो शब्द है साथियों वो है अंगीकृत। ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। संविधान की प्रस्तावना के अंतिम 3 शब्दों का व्यवस्थित क्रम क्या है? तो व्यवस्थित क्रम में सबसे पहले है अंगीकृत, क्योंकि तीनों ही शब्द जो हैं वो ए से प्रारंभ होते हैं साथियों। पहला अंगीकृत है, दूसरा है अधिनियमित और तीसरा शब्द है आत्मार्पित। तो इसकी भी मैं एक छोटी सी आपको पहली बता देता हूं। सबसे पहले आप अंगीकृत करो किसी चीज को निर्मित करोगे। निर्मित किए जाने के बाद ही तो वो नियमित दिनचर्या में आएगी, उसके बाद में ही तो आप पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित हो सकोगे। तो सबसे पहले आप किसी चीज को अंगीकृत करो या कानून को अंगीकृत करो, उसके बाद में कानून को जो है वो नियमित रूप से लागू करो। और अगर आप नियमित रूप से लागू करोगे और वो कानून जनता को किसी भी प्रकार से हानि या कुठाराघात नहीं पहुंचाएगा तो जनता जो है वो अपनी आत्मा से उस कानून को स्वीकार कर लेगी। तो सबसे पहले अंगीकार आ गया, फिर अधिनियमित आ गया और लास्ट में आ गया आत्मार्पित। तो यह है साथियों अपनी संविधान की प्रस्तावना। अब देखिए साथियों, आज का जो मेरे इस वीडियो बनाने का मेन जो उद्देश्य है वो आप जरूर समझ लीजिए और आप समझ भी गए होंगे, क्योंकि हम प्रस्तावना पढ़ रहे हैं और हम क्या पढ़ रहे हैं उसके उद्देश्य के बारे में हमें जब तक नहीं पता है तो हम प्रस्तावना को कैसे समझेंगे। तो हर चीज का जो है एक उद्देश्य, टारगेट होना जरूरी है। तो आज के इस प्रस्तावना का उद्देश्य जो था वो यही था साथियों कि आपको पूरी प्रस्तावना जो है वो याद कराई जाए। अब अगला जो भाग आएगा उसके अंतर्गत हम इस प्रस्तावना के हर शब्द को जो है सारणीबद्ध रूप से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हर शब्द का तात्पर्य साथियों आपको पता होना चाहिए, आपको परीक्षा में पूछा जाता है। और इसके अलावा संविधान में प्रस्तावना के संदर्भ में जो एक संशोधन हुआ है 42वां संविधान संशोधन, उसके बारे में भी मैं आपको पूरी तरह बताऊंगा
कि कौन से शब्द जोड़े गए थे। यह भी बताया जाएगा कि कौन से वाद के तहत प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था, फिर कौन से वाद के तहत संविधान को संविधान में या संविधान का अंग प्रस्तावना को मान लिया गया, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं दिया गया। सारी बातें करेंगे साथियों। आप बिल्कुल भी कतई इस चीज की चिंता न करें कि आगे प्रस्तावना से संबंधित भाग बढ़ेगा या फिर आगे कुछ नया अध्याय सर जोड़ेंगे, नहीं, बिल्कुल प्रस्तावना से संबंधित ही आएगा भाग 4। अब देखिए साथियों, जो हमने बात की है अब तक, एक बार पुनः दोहरा लेते हैं। वीडियो कुछ ज्यादा लंबा बन गया है, 2-3 मिनट आप इसको दोहरा लीजिए, अच्छी तरह चिंतन कर लीजिए। सबसे पहले है हम भारत के लोग, ये आपको ध्यान रखना है। हम मतलब होता है जनता, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये पहली पंक्ति हो गई थी अपनी, समझ गए आप सभी। ये जो पांचों शब्द हैं साथियों, ये भारतीय संविधान के स्वरूप को प्रस्तुत करते हैं। स्वरूप जो है भारतीय संविधान का, ये पांचों शब्द बताते हैं। तो संविधान का स्वरूप कितने शब्द बताते हैं? 5। तो इनका क्रम आपको याद हो गया होगा। श्याम सुंदर पंडित या पारिक क्या लेकर आए साथियों? एलजी टीवी लेकर आए। अब वो ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकता है, रंगीन भी हो सकता है, हमें तो टीवी से मतलब है, आप कौन सा देखने जा रहे हैं। तो ये पांचों शब्द आपके ध्यान में हो गए। इसके बाद में देखिए साथियों, हमने बात की थी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को हमने दिए हैं 3 न्यायिक अधिकार। कौन कौन से? तो ऐसे अधिकार, हमको ऐसा न्याय मिला जिसका हम क्या निकल गया? सार निकल गया। तो आपको यह भी पता चल गया कि संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को कौन से 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। तो आप इनसे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। एस का मतलब हो गया सामाजिक, ए का मतलब हो गया आर्थिक और आर का मतलब हो गया राजनीतिक। कोई दिक्कत है? यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथियों। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। इसके बाद में है, हम बहुत ही खुश हो रहे हैं, वाव, किसको लेकर? धर्म को लेकर। और इसका तात्पर्य क्या है? वी का मतलब हो गया, सबसे पहले क्या आएगा व्यक्ति के मन में? विचार आएगा। विचार आएगा तो वो क्या करेगा? उसको एक्सप्रेस करेगा, अभिव्यक्ति करेगा। तो ए का हो गया अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति करेगा। विश्वास। इसके आगे था धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यूएस माने हम। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसके बाद प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता। हमें क्या चाहिए? हमें पास चाहिए लॉकडाउन में, ताकि हम उन स्थानों पर जा सकें जहां हम जाना चाहते हैं। हम बोर हो चुके हैं घर में बैठे बैठे। साथियों ऐसा नहीं है, हम बोर नहीं हुए हैं, मैं बोर नहीं हुआ हूं। मैं लगातार आपसे जुड़ा हुआ हूं और एक शिक्षक होने के नाते मैं कोविड-19 अभियान से भी जुड़ा हुआ हूं और नियमित रूप से विद्यालय में क्वारंटाइन सेंटर में भी अपनी उपस्थिति दे रहा हूं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम स्वयं के कार्य को जितनी प्राथमिकता दें, उतनी ही समाज के प्रति हमारी क्या कर्तव्य बनता है, क्या दायित्व बनता है, उसे भी भली भांति निभाएं। तभी हम इस देश के सच्चे और उत्कृष्ट नागरिक कहलाएंगे। तो ये आपको पता चल गया, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ये जो सारी की सारी बातें हैं, ये हैं हमारे संविधान की प्रस्तावना में निहित उद्देश्य।
ये आप अभी ध्यान में रख लेंगे तो कल आपको समझने में आसानी होगी सारी बातों को। और ये जो है ऊपर वाले जो शब्द हैं 1, 2, 3, 4 और 5, ये है संविधान की प्रस्तावना के स्वरूप और ये है संविधान के उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्यों में क्या क्या आ जाएगा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय आ जाएगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, ये सारे आ गए उद्देश्य। इसके बाद में क्या होगा? प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में भी व्यक्ति की गरिमा VG और राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। बंधुता के लिए अपन ने बी जोड़ दिया था, आपको वो गाना भी याद आ गया होगा, जाहिर सी बात है। बी का मतलब है बंधुता। राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए लास्ट पंक्तियां आप याद कर लीजिए साथियों। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। लास्ट के जो 3 शब्द हैं वो आपको विशेष ध्यान में रखने हैं, क्योंकि तीनों शब्द ए से प्रारंभ होते हैं। सबसे पहले हम अंगीकार करेंगे, उसके बाद में उसको अधिनियमित करेंगे और सबसे एंड में उसको आत्मार्पित करेंगे। तो साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मुंड यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम।